नमस्कार, राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। 19 नवंबर 2021 की तारीख मुझे इसलिए अच्छी तरह से याद है क्योंकि इस तारीख को छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक तीर्थ स्थल मत्कू द्वीप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक मोहन भागवत की एक सभा के बाद आदिवासी नेता नंद कुमार साय से मेरी बात हुई तो उन्होंने जो बातें कही वो बातें मुझे एक बार फिर आज इसलिए याद आ रही है क्योंकि करीब सप्ताह भर पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। ईसाई मिशनरियों की याचिका खारिज करते हुए ये समझा दिया 5वीं अनुसूची के क्षेत्राधिकार में आने वाले गांव वासियों ने आपकी हरकतों की वजह से आपके ग्राम प्रवेश पर जो प्रतिबंध लगाया था वो प्रतिबंध बिल्कुल जायज था। अब आप खुलेआम अंधविश्वास और प्रलोभन के जोर पर धर्मांतरण नहीं करवा सकते। धर्मांतरण वाली यही बातें नंद कुमार साय ने मुझसे कही थी और ये बताया था कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में बहुत तेजी से धर्मांतरण हो रहा है। हालांकि उन्होंने उदाहरण साहू समाज का दिया था, लेकिन अकेले साहू समाज ही नहीं, छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचलों में तेजी से जिस तरह से धर्मांतरण हो रहा है, इससे छत्तीसगढ़ की राजनीतिक और सामाजिक दशा दिशा में बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है। चंद सेकंड में नंद कुमार साय जी की उन बातों पर आप एक बार फिर गौर करें। धमतरी के एक बगल में 58 गांव के साहू समाज को ईसाई बना दिया गया है, ऐसी सूचना मिली है। यानी छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की समस्या इस कदर प्रभावी हो चुकी है कि क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की एक रिपोर्ट आई जिसे जारी करने से पहले सरकार के पसीने छूट गए। आखिरकार आज की तारीख तक करोड़ों रुपए खर्चा करके जो जातिगत सर्वे करवाया गया था उस क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है। 2019 में तब के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कोशिश थी कि ओबीसी को 27% आरक्षण के अलावा एसटी और एससी वर्ग के आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर अपना वोट बैंक मजबूत कर लिया जाए, जबकि 50% तक के आरक्षण की कानूनी सीमा के कारण ऐसा कर पाना संभव नहीं था। इसलिए हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए क्वांटिफाइबल डेटा आयोग का गठन करवाया गया। करीब 3 सालों तक रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन अक्टूबर 2022 में सरकार के सामने रिपोर्ट दे दी गई। रिपोर्ट को भले ही आधिकारिक रूप से सामने नहीं लाया गया, लेकिन वो रिपोर्ट जब लीक हुई तो हर किसी को हैरानी हो गई कि छत्तीसगढ़ में कैसे 51-52% तक ओबीसी समाज के लोग होने के बावजूद क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की अघोषित रिपोर्ट के अनुसार ओबीसी वर्ग की आबादी महज 40-42% हो गई। ये 10% की कटौती बताती रही कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से डेमोग्राफी चेंज होती है। उसकी सबसे बड़ी वजह धर्मांतरण है। भले इस भयावह हकीकत को राजनीतिक कारणों से राजनीतिक दल छुपाते रहे, लेकिन कांकेर के इन गांवों की तस्वीरों पर आप गौर करें जहां लोगों ने इस भयावह हकीकत को समझा कि ईसाई मिशनरियां किस तरह से तेजी से छत्तीसगढ़ में पांव पसारते हुए खासकर आदिवासी समुदाय का धर्मांतरण करवाती रही। तस्वीरों में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह कांकेर इलाके के ग्राम सभा का एक बोर्ड, परवी जनकपुर का एक बोर्ड है जहां साफ तौर पर लिखा गया है कि पास्टर और पादरियों का यहां प्रवेश वर्जित है। इसी तरह से आप ग्राम सभा चार भाटा डोम पदर की भी तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ भी ग्राम वासियों ने खुद से ये बोर्ड लगाया है। इसी तरह ये तस्वीर आप ग्राम सभा घोटा की भी देख सकते हैं। यहाँ भी लोगों का आक्रोश ईसाई मिशनरियों के विरुद्ध फूटता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी एक तस्वीर आप ग्राम पंचायत टोका डोड़ा कच्चे की देख सकते हैं। यहाँ भी लोगों ने स्वस्फूर्त अपनी संस्कृति, अपनी अस्मिता और अपने धर्म को बचाने के लिए ये बोर्ड लगाया है। दरअसल ये सिर्फ बोर्ड या होर्डिंग नहीं है, लोगों का आक्रोश है और इसी आक्रोश पर मुहर लगाई है 26 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की खंडपीठ ने ईसाई मिशनरी की याचिका खारिज करते हुए साफ तौर पर कहा कि पेशा कानून यानी पंचायत विस्तार अनुसूचित क्षेत्र 1996 के तहत ग्राम सभाएं अपने सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए सक्षम है। इससे पेशा के अधिकारों को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। ईसाई मिशनरियों के पास करोड़ों अरबों रुपए हैं। धर्मांतरण के लिए विदेशों से जिस तरह से अवैध तरीके से पैसे मंगाकर भोले भाले आदिवासियों को प्रलोभन देकर अंधविश्वास के जोर पर
बड़ी संख्या में जिस तरह से धर्मांतरण करवाया गया, उसके बाद खासकर बस्तर के कई इलाकों में वर्ग संघर्ष की स्थिति देखने को मिली। शायद आपने 1 जनवरी 2023 की वो भयावह हकीकत को देखा होगा कि किस तरह से ईसाई मिशनरियों से जुड़ने के बाद मतांतरित लोगों को हमले के लिए तैयार करवाया गया और इस हमले के विरोध में एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया आई। तो तस्वीरें भी पूरी दुनिया ने देखी कि आखिर नारायणपुर में किस तरह से एसपी को भी लहूलुहान होना पड़ा था। ये विचलित कर देने वाली तस्वीर नारायणपुर जिले की है, जहां विभिन्न आदिवासी संगठनों ने एकजुट होकर अपना प्रतिकार प्रस्तुत किया। उन्मादी भीड़ इस तरह से आक्रोशित थी कि एक चर्च में भारी पैमाने पर तोड़फोड़ की गई। बीच बचाव करने के लिए जब पुलिस पहुंची तो पुलिस को भी नहीं बख्शा गया। इस दौरान एसपी का सर फट गया। अनुच्छेद 25 से लेकर 30 तक जो प्रावधान दिए गए हैं उसी का हवाला देकर धर्म प्रचार के आड़ में प्रार्थना सभाएं करवाई जाती है। लेकिन ऐसी गुप्त प्रार्थना सभाएं जब बंद कमरे में होती है और बंद कमरे का जब दरवाजा खुलता है और वहां से भोले भाले लोगों का जिस तरह से ब्रेन वॉश होता है, तो अब ऐसी हरकत को दुनिया अच्छी तरह से समझ चुकी है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ के पुराने मंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता अजय चंद्राकर साफ तौर पर ईसाई मिशनरियों को चुनौती दे रहे थे। चुनौती इस बात की कि खुले मैदान में आकर आप प्रचार कीजिए, व्यवस्था मैं खुद कराता हूं, यदि हिम्मत हो तो आमने सामने आ जाइए। गुपचुप किसी घर में करने के बजाय सार्वजनिक रूप से करने में क्या प्रॉब्लम है, पहले उनको स्पष्ट करना चाहिए। और रायपुर में शहरी क्षेत्र में करें ना। मैं बोल रहा हूं मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लाइट माइक टेंट की मैं व्यवस्था करता हूं। जो धर्म प्रचारक है, पास्टर है, वो कुरुत में व्याख्यान दे। आम आदमी भाई हमारा एक कार्यक्रम है और ये सार्वजनिक रूप से है और आप इनको सुने करके, हम तो सार्वजनिक रूप से करते हैं कार्यक्रम को, जो होता है उसको। सबसे ज्यादा गहराई से समझने वाली बात यह है कि आखिर छत्तीसगढ़ में ईसाई मिशनरियों को संरक्षण कौन देता रहा। तो उसका सीधा सा उत्तर यह रहा कि हमारे वो राजनीतिक दल जिन्हें वोट बैंक का फायदा होता है, जिन्हें छत्तीसगढ़ की संस्कृति और अस्मिता की बिल्कुल परवाह नहीं है। ऐसी ही बेपरवाही के कारण जो भयावह स्थिति खासकर वनांचल क्षेत्र में उत्पन्न होती रही, उसी की परिणति ये रही कि जुलाई 2021 में सुकमा के एसपी सुनील शर्मा को सभी थाना प्रभारियों को यह पत्र लिखना पड़ा कि मिशनरी की गतिविधियों पर नजर रखें, क्योंकि अवैध धर्मांतरण से आदिवासी समाज में आपसी संघर्ष और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है। खासकर बस्तर में मिशनरी, नक्सल और अर्बन नक्सल का ऐसा गठजोड़ रहा कि 1996 के पेशा कानून को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हुए स्थानीय भोले भाले आदिवासियों को भड़काकर साफ तौर पर उनका मतांतरण या धर्मांतरण करवाया जाता रहा। डंके की चोट पर सरकारी संरक्षण में प्रार्थना सभा की आड़ में, जिसकी परिणति ये रही कि जगह जगह चर्च खुल गए, जिसके बाद लाखों लोगों का मतांतरण करवाया जाता रहा। यह संख्या कितनी है सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है। जिस तरह से क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की रिपोर्ट को छुपाया गया, आप यकीन मान के चलिए 2027 में जब जनगणना के परिणाम सामने आएंगे तो भयावह नतीजे भी सामने आ जाएंगे। दरअसल 1996 में पेशा कानून को ढाल बनाकर ग्राम सभा को अपनी जमीन, संस्कृति और धर्म की रक्षा के प्राप्त संवैधानिक अधिकारों का हवाला दे देकर स्थानीय आदिवासियों को डराया गया और यह समझाने की कोशिश की गई मिशनरियां और नक्सल उनके हितरक्षक हैं। अब जब देश नक्सल उन्मूलन की तरफ बढ़ रहा है, पूरी तरह से नक्सलवाद का सफाया हो रहा है, तो एक एक कर सारी पोल खुल रही है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद ईसाई मिशनरियों को मुंह की खानी पड़ी है, पहले हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में। ये अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के पंचायत विभाग ने कांकेर में लगे हुए होर्डिंग की वकालत की। पंचायत मंत्री, गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस पर अपनी मोहर लगाते हुए इस पर अपनी खुशी जाहिर की है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकार ही धर्मांतरण करवाने वाली मिशनरियों से लड़ रही है, खुद आदिवासी समुदाय भी लगातार संघर्ष करता रहा। कांकेर के सांसद हैं भोजराज नाग, जिन्होंने जनजातीय सुरक्षा मंच के माध्यम से एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया
लोगों में जागरूकता लाई और ये समझाने की कोशिश की जब आपने अपना धर्मांतरण या मतांतरण करवा लिया है तो आपको आरक्षण का लाभ क्यों दिया जाए। ये एक वाजिब सा प्रश्न है जिसे राष्ट्रीय स्तर पर बहस का मुद्दा बना दिया गया है। गहराई से समझना होगा। चंगाई सभाओं के आड़ में जादुई उपचार के नाम पर भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करने वाली ऐसी चंगाई सभाओं पर ग्राम सभाओं द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद ये अपनी मनमर्जी करते रहे। सुप्रीम कोर्ट तक जाकर अपने अवैध कार्यों को जायज ठहराने की कोशिश करते रहे। यहाँ तक स्थानीय देवी देवताओं का अपमान करने से भी पीछे नहीं हटते रहे। मिशनरियों द्वारा आदिवासियों के बूढ़ा देव और दंतेश्वरी माई को कमतर दिखाने की लगातार कोशिशें की जाती रही, लेकिन पहले से जागरूक हो चुका आदिवासी समाज खुलेआम ऐसे धार्मिक अपमान का कड़ा प्रतिकार कर रहा है। आज आदिवासी समाज अपनी हजारों साल पुरानी पहचान को बचाने के लिए आत्मरक्षा कर रहा है। यह कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं है बल्कि अस्मिता की लड़ाई है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना है। 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में ग्राम सभा की अनुमति के बिना सामाजिक ढांचे में बदलाव नहीं किया जा सकता। छत्तीसगढ़ी संस्कृति, छत्तीसगढ़ी अस्मिता, छत्तीसगढ़ी स्वाभिमान की बात करने वाले जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हुए राजनीति करते हैं, आज वो ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण के कुचक्र के विरुद्ध अपने स्वर को मौन रख लेते हैं। ऐसी सेलेक्टिव पॉलिटिक्स को भी लोगों को समझना होगा। आम जनता जागरूक हो रही है। पेशा कानून क्या होता है ये समझाने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट ने की और जिस तरह का ऐतिहासिक फैसला दिया उसका बहुत व्यापक असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। सिर्फ ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण के विरुद्ध ही नहीं बल्कि पत्थलगड़ी से भी समाज को जूझना होगा। पत्थलगड़ी यानी पत्थर में लिखकर 5वीं अनुसूची की व्याख्या स्थानीय ग्राम सभा के माध्यम से इस तरह से की जाती रही कि गांव का विकास रुक जाए, तो ये गलत है। लेकिन आदिवासी संस्कृति और अस्मिता की रक्षा के लिए यदि पत्थलगड़ी के आंदोलन को सकारात्मक रूप में लिया जाए तो इसका स्वागत भी होना चाहिए। फिलहाल ये अच्छी बात है कि आम आदिवासी अपने अधिकारों को समझ रहा है, धर्म के लिए लड़ रहा है। बाहर से बुलाए गए पास्टर पादरी जो कि धर्मांतरण के काम में लगे रहे, उन्हें मुंह की खानी पड़ी। सोया हुआ सनातनी समाज न केवल जाग गया है बल्कि कड़ा प्रतिकार भी कर रहा है। मिशनरियों को संरक्षण देने वाली ताकतों को भी मुंह की खानी पड़ी। खासकर राजनीति से जुड़े हुए ऐसे लोग अब सचेत हो जाए, वरना कड़ा प्रतिकार होगा। अप्रिय स्थिति भी उन्हें झेलनी पड़ सकती है। इसलिए जागरूक होते समाज के लिए हम बारंबार अपील करते हैं, अच्छे लोग राजनीति में आए, सिस्टम से जुड़े। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।